झोपड़ी जैसे छोटे से घर के दरवाजे पर आवाज आई। किशोर चल जल्दी, आज फिर लेट हुए तो सेठ गालियां देगा। दरवाजे पर खड़ा था अक्षय, किशोर का पुराना दोस्त और खेत में साथ काम करने वाला मजदूर। किशोर जल्दी जल्दी गमछा कंधे पर डालकर बाहर आया। पीछे से विद्या एक पुराना कपड़ा थामे खड़ी थी जिसमें उसने 2 सूखे रोटे और थोड़ा सा नमक बांधा था। उसकी आंखों में चिंता थी पर चेहरे पर कोमल मुस्कान। सोनू जी, आज लौटते वक्त राशन लेते आना, घर में बस मुट्ठी भर चावल बचे हैं। किशोर ने सिर हिलाया। ठीक है, ले आऊंगा। फिर अक्षय के साथ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी, दोनों के पैरों में चप्पलें भी घिस चुकी थीं। सेठ हमें हमेशा ठगता है। 2 दिन का काम कराओ, 1 दिन का पैसा देता है। बोलता है मजदूरों का यही हक था, आजाद है। अक्षय ने गहरी सांस ली। क्या करेंगे भाई, गरीब की सुनता कौन है। अगर बहस करेंगे तो अगली बार काम भी नहीं देगा। किशोर ने मन महसूस लिया। दोनों खेत की ओर बढ़ गए। जब पहुंचे तो सामने सेठ पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठा था। उसके सामने प्लेट में मछली बिरयानी रखी थी। ऊपर से टपकता घी और मसालों की खुशबू हवा में फैल रही थी। किशोर और अक्षय ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के मुंह में पानी आ गया, पर बिना कुछ बोले चुपचाप अपने काम में लग गए। आज सेठ ने किशोर को टमाटर काटने का काम दिया था। उधर घर में ससुर राजेश दरी पर बैठा खाने का इंतजार कर रहा था। विद्या ने थाली में सफेद चावल और थोड़ा अचार रखकर आगे बढ़ाया। राजेश ने गुस्से से कहा, बहू, ये क्या हर रोज का बेस्वाद खाना बना देती हो? कभी कुछ दाल सब्जी भी बना लिया करो। इतने में सास गोमती भी आ गईं। झल्लाते हुए बोली, कौन सा मनहूस दिन था जब हमारे घर में ये गरीबी बढ़ाने वाली बहू आई। विद्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, घर में राशन नहीं है, वरना मैं कुछ अच्छा बना देती। गोमती ने पलटकर ताना मारा। बहाने बनाना तो अच्छी तरह सीख लिया है। राजेश भी बड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब भूखे पेट ही खेत चला जाऊंगा, इससे अच्छा तो अकेला रहता। दोनों सास ससुर गुस्से में बिना खाना खाए निकल गए। विद्या थाली उठाकर चुपचाप कोने में रख दी। उसने अपनी हथेलियों से आंसू पोंछे और धीमे स्वर में बोली, हे भगवान, अब तो बस तू ही सहारा है। फिर अपने छोटे से बेटे निशु को गोद में लेकर धीरे से उसे दुलारने लगी, जबकि मन में सिर्फ एक ही चिंता घूम रही थी। आज अगर किशोर राशन लेकर नहीं आया तो कल क्या पकाऊंगी। शाम का समय था। काले परिवार का छोटा सा घर आज कुछ ज्यादा ही शांत था। चूल्हे के सामने बैठी विद्या बुझी बुझी नजरों से खाली बर्तन देख रही थी। चारों ओर अंधेरा और चूल्हे से उठता हल्का धुआं, पर उसमें कुछ पक नहीं रहा था क्योंकि घर में राशन खत्म हो चुका था। थोड़ी देर में उसका छोटा बेटा निशु भागता हुआ आया, चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए। मम्मा, आज मछली बिरयानी बनाओ ना, वही जो सेठ के घर से खुशबू आती थी। विद्या का चेहरा कसैला हो गया। उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? तेरे लिए पानी वाली दाल बना दूंगी, गरम गरम, वही खा लेना। निशु चुप होकर कोने में बैठ गया। समझ नहीं पा रहा था कि मछली बिरयानी की बात से मां को इतना गुस्सा क्यों आया। कुछ देर बाद दरवाजा चर्र से खुला। किशोर थका हुआ अंदर आया। निशु दौड़ता हुआ गया। पापा, क्या लाए हो? मछली लाए हो क्या आज? किशोर ने उदास मुस्कान दी और धीरे से कहा, नहीं बेटा, बस दाल चावल और थोड़ा मसाला लाया हूं। फिर थक कर बैठ गया और विद्या से बोला, सेठ ने आज सिर्फ 100 रुपए दिए, उसी से ये लाया हूं, पर झोपड़ी का किराया भी देना है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतने में अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। किशोर घबराकर उठा। दरवाजे पर जमींदार खड़ा था। वह गरजते हुए बोला, सुनो किशोर, कल तक किराया नहीं दिया तो निकाल दूंगा यहां से। बाद में कोई रोना धोना मत करना। मुझे तुम्हारे गरीबपन से कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वो तिरस्कार भरी नजरों से देखता हुआ चला गया। घर के अंदर सन्नाटा पसर गया। कुछ पल तक कोई बोला नहीं। फिर ससुर राजेश ने भारी आवाज में कहा, किशोर, तूने किराया क्यों नहीं दिया अभी तक? इस उम्र में क्या अब बेघर भी कर देगा हमें? ऊपर से ये बरसात का मौसम। राजेश की आंखों में डर झलक रहा था।
जैसे उन्हें फिर से सड़क पर आ जाने का डर सता रहा हो। किशोर ने सिर झुका लिया, बस धीमे से पैसे बोला। नहीं थे बापू, सेठ ने आधा ही मजदूरी दी। गोमती कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। रात को सभी ने चूल्हे पर बनी पतली दाल और उबले चावल खाए। भाप उठ रही थी, पर उसमें स्वाद नहीं था। राजेश और गोमती बिना कुछ बोले खाकर लेट गए, जबकि किशोर और विद्या एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। उन दोनों के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, कल तक किराया कहां से आएगा। कोने में निशु चुपचाप लेटा था, उसका पेट खाली था, आंखें बंद थीं, पर नींद नहीं थी। वो धीरे से बुदबुदाया काश मछली बिरयानी मिल जाती। और फिर भूखे पेट ही सो गया। यह रात का वक्त था। आसमान से झमाझम बारिश हो रही थी। हवा के साथ पानी की बूंदें मानो दीवारें भी चीर रही थीं। निशु लाए हो, दरवाजे पर खड़ा मछली होकर लाए हो बाहर क्या? देख रहा। विद्या चूल्हे के पास बैठी थी, थकी आवाज में बोली। शायद नदी के बहाव में ज्यादा ही पानी आ गया है बेटा, तू चिंता मत कर, अंदर अंदर चल, भीग जाएगा। निशु डरते हुए अंदर चला गया। घर के अंदर पूरा परिवार बैठा था। राजेश, गोमती, विद्या और छोटा निशु। छत से पानी टपक रहा था, दीवारों से रिसता जा रहा था। सब एक कोने में सिमटे बैठे थे। इतने में गोमती भड़क उठी। बहू, तूने पहले ही क्यों नहीं ठीक करवाया ये सब? विद्या ने नम्र स्वर में कहा। माँ जी, माफ कर दीजिए, पैसे ही नहीं थे इनके पास, कहाँ से करवाती। गोमती कुछ और कहने लगी, पर बाहर की बिजली की गड़गड़ाहट ने सबकी आवाज को डूबा दिया। उधर खेत में तेज बारिश में किशोर और अक्षय काम कर रहे थे। मिट्टी कीचड़ में बदल गई थी। तभी सेठ और ऊंची आवाज में बोला, किशोर, तू ठीक से काम नहीं कर रहा, छोड़ दे मेरा खेत। किशोर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, हम गरीब लोग हैं, जाएंगे कहां? मुझे क्या करना है, जो मन हो करो। और चला गया। किशोर की आंखें भर आईं। वह भीगते हुए घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचा तो देखा सब डरे हुए बैठे थे। दीवारों से पानी अंदर घुस चुका था। किशोर ने भारी मन से कहा, सेठ ने काम से निकाल दिया। इतना सुनते ही सबका चेहरा उतर गया। तभी निशु ने दरवाजे से बाहर झांका और घबराई आवाज में चिल्लाया, मम्मी, मम्मी, बाढ़ आ गई है, पुलिस वाले नाव भेज रहे हैं। सब जल्दी जल्दी अपने जरूरी सामान समेटने लगे। कुछ कपड़े, भगवान की तस्वीर, थोड़े बर्तन। गोमती ने भगवान का नाम लिया, हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। फिर पुलिस की नाव आई और सब उसमें बैठ गए। बारिश अब भी नहीं रुक रही थी, पर उसके मन में बस एक ही दुआ थी, जो खोया वो सब लौट आए, बस मेरा परिवार सलामत रहे। सुबह का सूरज टापू पर धीरे धीरे चमक रहा था। चारों ओर बस पानी ही पानी, टूटी फूटी नावें और कुछ गिरे हुए पेड़। पुलिस की नाव उन्हें यहां उतार कर चली गई थी। अब काले परिवार का कोई ठिकाना नहीं था। मम्मी, अब हम भूखे मरेंगे क्या? उसकी आवाज में डर और मासूमियत दोनों थे। गोमती ने तुरंत उसे सीने से लगाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचता है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। दोपहर तक सब थके हारे रेत पर बैठे रहे। किशोर और विद्या दोनों चुप थे। चारों तरफ सूखी टहनियां बिखरी थीं। किशोर बोला, लकड़ियां तो मिल जाएंगी, चूल्हा भी बन जाएगा, पर क्या बस चावल खाएंगे? मम्मी, मम्मी, देखो मैं क्या लाया हूँ। सबने मुड़कर देखा। निशु के हाथ में एक छोटी सी मछली थी, जो पानी के गड्ढे में फंस मम्मी, गई थी। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, आप इसकी बिरयानी बना दो ना। पूरा परिवार पहले तो उसे देखता रह गया, फिर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। किशोर उठ खड़ा हुआ, बोला, चलो आज का खाना तो मिल गया, अब मैं और पकड़ लाता हूं। विद्या ने जल्दी जल्दी सूखी टहनियों से चूल्हा बनाया। किशोर ने उसे पुराना बर्तन दिया और थोड़े से बचे मसालों से उसने मछली बिरयानी तैयार करना शुरू किया। धीरे धीरे हवा में खुशबू फैल गई। लंबे समय बाद उनके जीवन में कोई स्वाद लौट आया था। जब बिरयानी पककर तैयार हुई, सब जमीन पर बैठ गए। गोमती, राजेश, किशोर, विद्या और छोटा निशु, सभी ने गरम गरम निवाला मुंह में रखा। मम्मी, आपकी बनी मछली बिरयानी तो सबसे बढ़िया है।
बहू, इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर बाढ़ नहीं आती तो शायद ये स्वाद कभी नहीं मिलता। उस छोटी सी मछली बिरयानी ने पूरे काले परिवार को एक नया विश्वास दे दिया कि मुश्किलों के बाद भी जीवन मुस्कुराता है।